पीठासीन अधिकारी ने स्थगित की दिल्ली नगर निगम की कार्यवाही। नहीं हो सका मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव। बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर हमला। बहुत ही शर्मनाक घटना घटी और ये घटना उन लोगों द्वारा घटित की गई जो सत्ता में अपने आप को अराजक कह कर आए हैं। पूर्वोत्तर के दौरे पर मणिपुर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कई योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। मोइरंग में आईएनए मुख्यालय में फहराया 175 फीट ऊंचा तिरंगा। उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन खिसकने के बाद दहशत में लोग। सरकार ने सभी निर्माण कार्य पर लगाई रोक। जोशीमठ में धरती धंस गई है, पहाड़ सरक रहे हैं, दीवारों में दरारें आ गई हैं और जगह जगह पानी का रिसाव हो रहा है। आरबीआई गवर्नर ने साउथ एशिया में महंगाई के लिए रूस यूक्रेन युद्ध को बताया जिम्मेदार। आईएमएफ कॉन्फ्रेंस में बोले महंगाई कम करने वाली पॉलिसी पर विशेष जोर जरूर। इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द साउथ एशियन रीजन एज इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जम्मू कश्मीर के 19 नेताओं की कांग्रेस में घर वापसी। कांग्रेस छोड़कर गुलाम नबी आजाद की पार्टी में हुए थे शामिल। दिल्ली में ली कांग्रेस की वापस सदस्यता। कंझावला केस में अंजलि की सहेली निधि से पुलिस की पूछताछ। गिरफ्त में आया केस से जुड़ा छठा आरोपी आशुतोष। मैक्सिको में ड्रग माफिया की गिरफ्तारी के बाद भड़की हिंसा। बंदूकधारियों ने शहर के कई इलाकों में की फायरिंग। रनवे पर खड़े विमान पर गोली लगने के बाद सहमे यात्री। और न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। दर्शकों ने खबरों के लिए फिर एक बार न्यूज 18 इंडिया पर ही जताया भरोसा। न्यूज 18 इंडिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। और नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चौरहे। देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया ने फिर एक बार अपने तमाम कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ दिया है और देश ने एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। अगले 1 घंटे हम आपको बताएंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सीज फायर का ऐलान कर दिया है। ये युद्ध विराम आज रात 9 बजे से 7 जनवरी तक लागू रहेगा। पुतिन ने यह ऐलान इसलिए किया है क्योंकि एक दिन बाद यानी कि 7 तारीख को ऑर्थोडॉक्स ईसाई समुदाय क्रिसमस मनाने वाला है। रूस और यूक्रेन में ऑर्थोडॉक्स ईसाई समुदाय की अच्छी खासी आबादी है और इसी वजह से पुतिन ने क्रिसमस मनाने के लिए युद्ध विराम का ऐलान कर दिया है। यूक्रेन से जारी जंग के बीच पुतिन का बड़ा ऐलान। छह और 7 जनवरी को रूस की सेना यूक्रेन पर नहीं करेगी हमला। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस के मौके पर 6 और 7 जनवरी को 36 घंटे के लिए यूक्रेन में सीज फायर का ऐलान कर दिया। पुतिन ने यह फैसला ऑर्थोडॉक्स ईसाई समुदाय की अपील पर लिया। पुतिन के इस ऐलान के बाद रूस की फौज 6 जनवरी की रात 9 बजे से 7 जनवरी तक यूक्रेन में हमला नहीं करेगी, यानी 2 दिन रूस की तरफ से सीज फायर रहेगा।
पिछले साल फरवरी में यूक्रेन पर हमले के बाद ऐसा पहली बार है जब रूस ने सीज फायर का ऐलान किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या पुतिन ने सच में ऑर्थोडॉक्स ईसाई समुदाय की अपील पर ही ये फैसला लिया है या फिर उनके फैसले के पीछे कोई और वजह है? क्योंकि पश्चिमी मीडिया इस फैसले के पीछे कुछ और ही दावे कर रहे हैं। क्या पुतिन अपने देश में विरोध को कम करना चाहते हैं? क्या रूस की जनता यूक्रेन से जारी जंग से थक चुकी है? क्या युवाओं को रूस की सेना में जबरन शामिल किया जा रहा है? कुछ पश्चिमी मीडिया की माने तो पुतिन के विरोधी लगातार ये दावे करते रहे हैं कि रूस की जनता यूक्रेन से जारी जंग की वजह से थक चुकी है, तो वहीं फौज में युवाओं को जबरन शामिल करने से भी वहां की जनता पुतिन से काफी नाराज है। इस बीच रूस की सरकार ये भी बताने को तैयार नहीं है कि युद्ध के दौरान अब तक कितने सैनिकों की मौत हो चुकी है। ऐसे में पुतिन के इस ऐलान के बाद माना जा रहा है कि वो देश और दुनिया में अपने विरोधियों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो जंग नहीं बल्कि अमन के पक्ष में है। और इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से 2 दिन का सीज फायर का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, कुछ जानकार पुतिन के इस फैसले के पीछे कई वजह बता रहे हैं। और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने सीजफायर का ऐलान कर दिया है। ये युद्ध विराम 6 जनवरी की रात 9 बजे से 7 जनवरी तक लागू रहेगा। पर सवाल ये है कि आखिर 7 जनवरी को रूस में क्रिसमस मनाया क्यों जा रहा है, समझाते हैं आपको। दरअसल इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है। ईसाई समुदाय को मुख्य तौर पर 3 भागों में बांटा गया है और ये हैं कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और ऑर्थोडॉक्स समुदाय, और इनमें सबसे ज्यादा कैथोलिक ईसाई समुदाय के अनुयायी होते हैं। कैथोलिक ईसाई समुदाय 25 दिसंबर को ही क्रिसमस मनाते हैं और ये जो क्रिसमस होता है पूरी दुनिया उसे बड़े धूमधाम से देखती है, लेकिन ऑर्थोडॉक्स समुदाय को रूसी ऑर्थोडॉक्स भी कहा जाता है, जिनकी जनसंख्या दुनिया में करीब 24 करोड़ है। और ऑर्थोडॉक्स ईसाई समुदाय इस बार 7 जनवरी को क्रिसमस मना रहे हैं। और मुख्य रूप से रूस और यूक्रेन में ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस मनाया जाता है। इसके साथ ही ग्रीस, इथोपिया और मिस्र में भी ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस मनाया जाता है। तो ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस के मौके पर पुतिन के सीज फायर के प्रस्ताव को यूक्रेन ने पूरी तरह खारिज कर दिया है। यूक्रेन ने रूस के इस प्रस्ताव को पाखंड और कोरा प्रचार करार दिया है। तो वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी पुतिन के इस फैसले पर तंज कसा। जंग के ऐसे वक्त में जब पुतिन को कीव फतह करने की बहुत जल्दी है, तब पुतिन ने सीज फायर का ऐलान क्यों किया है, आइए समझते हैं। दरअसल 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। पुतिन को उम्मीद थी कि यूक्रेन के साथ जंग कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी, क्योंकि रूस की तुलना में यूक्रेन हर लिहाज से कमजोर देश है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 10 महीने से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी पुतिन को सफलता हासिल नहीं हुई, बल्कि यूं कहें कि कई इलाकों में यूक्रेन की सेना ने रूस की फौज को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। तो वहीं बताया जा रहा है कि ईसाई धर्मगुरु पैट्रियार्क किरिल पुतिन के समर्थक हैं। दावा है कि इसी वजह से पुतिन ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी तरफ से शांति की दिशा में कदम बढ़ाया है। यूक्रेन ने क्रिसमस पर 36 घंटे के युद्ध विराम के लिए पुतिन के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। यूक्रेन ने कहा है कि जब तक रूस अपनी कब्जे वाले भूमि से अपनी सेना नहीं हटा लेता, तब तक कोई युद्ध विराम नहीं होगा।
यूक्रेन के लोगों ने भी पुतिन के इस फैसले को खारिज कर दिया। По-перше, я вважаю, що це повна маячня, так як, якщо бути об'єктивною, то на 8 березня, на свято жінок, на наше свято День Незалежності, на Новий рік, на Різдво за іншим календарем не було ніякого перемир'я. Тобто, які взагалі можуть бути, які балачки можуть бути про перемир'я? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी यूक्रेन में 36 घंटे के सीज फायर फैसले पर तंज कसा। बाइडेन ने कहा, सीज फायर के बहाने पुतिन ऑक्सीजन लेना चाहते हैं। Respond to anything Putin says. I found it interesting. He was ready to bomb hospitals and nurseries and churches and on the 25th and New Year's, and I mean, I think he's trying to find some oxygen. सबसे जरूरी बात ये कि रूस के ऐलान पर यूक्रेन और दुनिया कितना भरोसा करती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन पुतिन के इस ऐलान के बाद रूस की सेना 36 घंटे यूक्रेन पर हमला नहीं करेगी। इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या यूक्रेन भी इस दौरान रूस पर हमला नहीं करेगा। तो नए साल में पुतिन की फौज पर मौत बरस रही है और यूक्रेन ने दावा किया है कि 1 जनवरी से 5 जनवरी तक रूस के 3,500 से भी ज्यादा सैनिक मार दिए गए। यूक्रेन आर्मी के मुताबिक जंग शुरू होने से लेकर अब तक रूस के करीब 1,10,000 सैनिकों की मौत हो चुकी है। पुतिन ने बीते साल में क्रिसमस के दिन यानी 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक यूक्रेन को धुआं-धुआं कर दिया। खार्किव से लेकर कीव तक कोहराम मच गया। यूक्रेन की जमीन अपने सैनिकों और आम नागरिकों की खून से लथपथ हो गई। तब यूक्रेन चुप रहा और खूनी बदले की जोरदार तैयारी करता रहा। नया साल आते ही यूक्रेन ने रूस के सैनिकों को सांस लेने तक की फुर्सत नहीं दी। यूक्रेन के ताबड़तोड़ हमलों में रूस के सैन्य ठिकानों में लाशें बिछ गई। यूक्रेन का दावा है कि उसने नए साल की शुरुआती 5 दिनों में रूस के 3,760 सैनिक मार गिराए। 1 जनवरी से 5 जनवरी तक डिफेंस ऑफ यूक्रेन ने रूस के सैनिकों की मौत की डेली रिपोर्ट जारी की है। जिसके मुताबिक साल 2022 के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर तक यूक्रेन की जंग में रूस के 1,05,960 सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि 1 जनवरी 2023 को 1,06,720 सैनिक, 2 जनवरी को 1,07,440 सैनिक, 3 जनवरी को 1,08,190 सैनिक, 4 जनवरी को 1,08,910 सैनिक और 5 जनवरी को 1,09,720 सैनिक मारे जा चुके हैं। करीब 2 दिन पहले रूस ने कबूल किया था कि यूक्रेन की जमीन पर उसके 89 सैनिक एक ही हमले में मारे गए हैं, जिससे बौखलाए रूस ने 24 घंटे के अंदर यूक्रेन के 120 सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया। रूस ने अपने सैनिकों को टारगेट बनाए जाने के पीछे उनके मोबाइल फोन को जिम्मेदार ठहराया है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई ने कहा कि उनके सैनिकों ने मोबाइल फोन का अवैध तरीके से इस्तेमाल किया और उसका फायदा यूक्रेन ने उठाया। यूक्रेन ने इस हमले में 400 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया था, जिसे रूस ने खारिज करते हुए पहले उनकी संख्या 63 बताई थी, जिसके अगले ही दिन रूस ने 89 सैनिकों की मौत की पुष्टि की। हालांकि यूक्रेन ने रूस की फोन वाली थ्योरी को खारिज कर दिया है। यूक्रेन मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ का कहना है कि रूस के सैन्य ठिकानों को ट्रेस करने के लिए
उनके पास और भी पुख्ता तकनीक है। मोबाइल ना हो तब भी यूक्रेन रूस के सैनिकों को ट्रेस कर सकता है। दरअसल अमेरिका और फ्रांस समेत कई देशों ने यूक्रेन के खुफिया विभाग के साथ अपनी जासूसी सैटेलाइट्स का सोर्स साझा किया, जिससे यूक्रेन को रूस के सैनिकों, सैन्य ठिकानों और आर्टिलरी की रियल टाइम लोकेशन मिल रही है। इसी वजह से यूक्रेन में रूस के सैनिक बड़ी तादाद में मारे जा रहे हैं। जंग के बीच तुर्की ने अपनी भरोसेमंद बख्तरबंद गाड़ी किर्पी की नई खेप रूस के खिलाफ जंग में इस्तेमाल करने के लिए यूक्रेन रवाना कर दिया है। अब दावा ये किया जा रहा है कि तुर्की का ये भरोसेमंद हथियार पुतिन की सेना की नींद उड़ा सकता है, क्योंकि तुर्की की इन बख्तरबंद गाड़ियों के निचले हिस्से में वी शेप का एक कवच लगा होता है, जो कि बारूदी सुरंग से होने वाले धमाके से पूरी तरह इन्हें बचा लेता है। और साथ ही इनमें जवानों के बैठने के लिए सीट इस तरह से बनाई गई है कि वो धमाके की वजह से बनने वाले दबाव को बेअसर कर देती है। और इसके साथ इसमें जैमर सिस्टम भी लगाया जा सकता है, जो कि सड़क पर बिछाई गई बारूदी सुरंगों में धमाके के लिए भेजे गए सिग्नल को पूरी तरह जैम कर देता है। और साथ ही साथ जंग के मैदान में ये बख्तरबंद गाड़ियां 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से फर्राटा भर सकती है। तो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है। रूस में पुतिन के उत्तराधिकारी के तौर पर येवगेनी प्रिगोजिन का नाम फिलहाल सामने आया है। येवगेनी प्रिगोजिन लंबे वक्त से ही पुतिन के शेफ रहे हैं और खूंखार वैगनर ग्रुप के संस्थापक भी यही हैं। इसके साथ ही उनका नाम अमेरिका के मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी शुमार है। जिस वैगनर ग्रुप से यूक्रेन के सैनिक थर्राते हैं, जिस वैगनर ग्रुप एक से बढ़कर एक खूंखार लड़ाके हैं, उसी वैगनर ग्रुप के संस्थापक को पुतिन की जगह मिलने वाली है। खबरों के मुताबिक रूस में पुतिन के उत्तराधिकारी के तौर पर येवगेनी प्रिगोजिन का नाम सामने आ रहा है। येवगेनी प्रिगोजिन लंबे समय से पुतिन के शेफ रहे हैं। पुतिन के साथ येवगेनी की कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जिसमें वो काफी करीब खड़े दिखे। खबर है कि रूस में येवगेनी प्रिगोजिन शीर्ष पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अटकलों के मुताबिक पुतिन को कई रोग हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन पार्किंसंस रोग के कैंसर से पीड़ित है। ऐसे में रूस को नया उत्तराधिकारी मिलने की आशंका प्रबल है। येवगेनी प्रिगोजिन भी पुतिन की तरह सेंट पीटरबर्ग में पले बढ़े। साल 1981 में मारपीट, डकैती और धोखाधड़ी के केस में दोषी ठहराए जा चुके हैं और उन्हें 13 साल की सजा भी हो चुकी है। हालांकि बाद में सोवियत संघ के पतन के 9 साल बाद येवगेनी को रिहा कर दिया गया था। जेल से छूटने के बाद अपना बिजनेस शुरू किया। बीते दिनों येवगेनी प्रिगोजिन ने यह भी स्वीकार किया था कि वो यूक्रेन में अपने सैनिकों में शामिल होने के लिए रूसी जेलों से भर्ती कर रहे थे। और यूक्रेन से जारी इस जंग के बीच पुतिन के बीमार होने की खबरें भी लगातार आती रही हैं। और ऐसे में पुतिन के उत्तराधिकारी की चर्चा भी शुरू हो चुकी है। हालांकि बार बार इसे खारिज भी किया जाता रहा है, लेकिन अब एक नाम बड़ी तेजी के साथ उभर कर सामने आया है और वो है पुतिन का रसोइया। For India to host the G20, and I'm sure with the Y20, we're going to have a lot of events, Y20 talks across the country. We can have the Y20 walks, we can have the Y20 talks, and finally the Y20 paper for the G20 group. Once again, wishing you good luck. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, Honorable Minister Sir, for the address, for your valuable remarks. Ladies and gentlemen, Honorable Minister of Youth Affairs and Sports, Government of India, Shri Anurag Singh Thakur ji. And with this we come to an end of our तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को आपने सुना G20 की तैयारियों को लेकर के उन्होंने बातें बताई, लेकिन इसी के साथ अनुराग ठाकुर ने Y20 की भी बात कही है। Y20 यानी यूथ के लिए जो सम्मेलन होगा और इसके लोगों को लॉन्च किया। And for now I would like to thank our honorable ministers.
और ईरान के आत्मघाती शाहिद ड्रोन का सच दुनिया के सामने आ गया है। ईरान के ड्रोन में इस्तेमाल होने वाले 86% पार्ट अमेरिकी कंपनी के हैं, जबकि 12% पार्ट अमेरिका के सहयोगी देशों की कंपनियों के हैं। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि ईरान में ड्रोन बनाने वाली कंपनी पर अमेरिका ने 2008 से ही पाबंदी लगाई हुई है, तब भला आखिर कैसे अमेरिकी ड्रोन के पार्ट यहां पर मिल गए? हमारी इस खास रिपोर्ट को देखकर समझिए। ईरान की ड्रोन टेक्नोलॉजी के राज का पर्दाफाश। दुनिया के सामने आया ईरान की ड्रोन टेक्नोलॉजी का सच। ईरान की शाहिद ड्रोन में अमेरिकी कंपनियों के कलपुर्जे। जी हां, सही सुना आपने, कलपुर्जे अमेरिका के और ड्रोन ईरान का। आप सोच रहे होंगे कि जिस ईरान को अमेरिका फूटी आंख भी देखना पसंद नहीं करता, उसे भला अपनी सुपर सीक्रेट ड्रोन टेक्नोलॉजी के पार्ट कैसे दे सकता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं ईरान की ड्रोन टेक्नोलॉजी का सच क्या है और अमेरिकी कंपनियों के ड्रोन पार्ट ईरान के पास कैसे आए। जिस ईरानी शाहिद ड्रोन की बदौलत रूस ने यूक्रेन में कहर बरपा रखा है, उसके पार्ट की खरीद ईरान अमेरिकी कंपनियों से ही करता है। ये दावा अमेरिका ने किया है। अमेरिका का कहना है कि ईरान के शाहिद 136 ड्रोन में कुल 52 में से 40 पार्ट अमेरिकी कंपनियों के बनाए हुए पाए गए। इन कलपुर्जों को अमेरिका की 13 कंपनियां बनाती हैं। अमेरिकी सरकार के हवाले से CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक ड्रोन बनाने वाली ईरानी कंपनी HESA यानी ईरान एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन पर अमेरिका ने 2008 से प्रतिबंध लगाया हुआ है। यानी कि इस कंपनी के साथ कोई भी अमेरिकी और उसके सहयोगी देशों की कंपनियां किसी भी तरह का कारोबार नहीं करेंगी। फिर भी ईरान के पास अमेरिकी ड्रोन पार्ट कहां से आए, इसकी जांच अमेरिका ने बड़े विस्तार से की है। व्हाइट हाउस ने पिछले महीने ऑल हैंड्स ऑन डेक नाम से एक टास्क फोर्स का गठन किया, जिसने अपनी जांच में पाया कि ईरानी ड्रोन में 82% एलिमेंट मेड इन अमेरिका थे। इसमें से ज्यादातर एलिमेंट्स ऐसे थे जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में व्यावसायिक रूप से उपलब्ध है। टास्क फोर्स ने पाया कि यूएस मेड ड्रोन पार्ट में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक जैसे कई पार्ट सामान्य रूप से बाजार में मौजूद है और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अमेरिकी कंपनियां जानबूझकर प्रतिबंधित कानूनों का उल्लंघन कर रही हैं। टास्क फोर्स ने आशंका जताई है कि ईरान खुले बाजार में अमेरिकी पुर्जों को हासिल करने के लिए शेल कंपनियों और बिचौलियों का सहारा लेता है। शाहिद ड्रोन में 40 अमेरिकी कंपनियों की कलपुर्जों के अलावा दूसरे 12 पार्ट कई दूसरे देशों की कंपनियों के इस्तेमाल किए गए हैं, जिनमें कनाडा, स्विट्जरलैंड, जापान, ताइवान और चीन की कंपनियां शामिल हैं। यूक्रेन की जंग में जब रूस को हथियार कम पड़ने लगे तो रूस ने ईरान से सस्ते शाहिद 136 ड्रोन खरीदने शुरू किए। रूस ने इन्हें गेरॉन 2 नाम दिया है और अपनी मिलिट्री के लोगों के साथ यूक्रेन में इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि ईरान का कहना है कि उसने यूक्रेन जंग से पहले ही रूस को शाहिद ड्रोन बेचे थे। ईरान की धांधली का पर्दाफाश होने के बाद अब ये तय है कि अब उसे ड्रोन में इस्तेमाल होने वाले अमेरिका, जापान, ताइवान और कनाडा की कंपनियों के पार्ट मिलने मुश्किल हो जाएंगे, जिसके बाद ईरान को ड्रोन बनाना बेहद मुश्किल हो जाएगा।